जितना बड़ा काम उतना बड़ा प्रॉफिट, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट। जो बिडर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन या छोटे छोटे टेंडर्स करता है वो कभी भी बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, वो कभी भी ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकता। तो अब हम बात करते हैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन की। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन क्या है? रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन पैटी परचेज की तरह ही एक रिक्वेस्ट होती है जो इदारा बिडर्स को करता है कि आप अपनी कोटेशन को जमा करवाएं। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन की लिमिट क्या है? रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन की लिमिट है 5 लाख रुपए, यानी कि जो भी 5 लाख रुपए तक की परचेजिंग होगी वो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के ज़रिए की जाएगी। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भी ऐसी चीज़ों के लिए किया जाता है जिसकी अर्जेंसी होती है, जो इदारे को जल्दी चाहिए होते हैं, वो चीज़ें वो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के ज़रिए अपलोड करते हैं ई पैड्स के ऊपर। RFQ का भी एक सिंपल वे है, सिंपल सा तरीका है इसको सबमिट करने का। उसी तरह आपने अपनी ID कार्ड की कॉपी, आपने उसके बाद अपने NTN की कॉपी अटैच करनी होती है, और उसके बाद आपने इसके साथ एक और चीज़ लगानी होती है, अब वो होती हैं आपकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। पैटी परचेज और RFQ के अंदर ये भी एक डिफरेंस है कि पैटी परचेज के अंदर स्पेसिफिकेशंस नहीं दी जाती, बहुत कम दी जाती हैं, लेकिन RFQ के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेसिफिकेशंस को मेंशन किया जाता है, और बिडर से भी उनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपनी स्पेसिफिकेशंस भी साथ अटैच करें। तो आपने NTN की कॉपी, ID कार्ड की कॉपी और अपनी स्पेसिफिकेशंस को अटैच करने के बाद, प्राइसेस डालने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना होता है। जैसे इसको सबमिट करने का एक सिंपल सा सादा सा तरीका है, इसी तरह इसको इवेल्युएट करने का भी बहुत सादा सा तरीका है। विद इन 1 आवर या 2 आवर इसकी इवेल्यूशन कर ली जाती है, प्राइसेस को देखा जाता है, और उसके बाद स्पेसिफिकेशन को देखने के बाद इवेल्यूशन रिपोर्ट तैयार करके विद इन 2 और 3 डेज वेंडर को परचेज ऑर्डर इशू कर दी जाता है। RFQ के अंदर प्राइस के साथ साथ थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर भी फोकस किया जाता है, यानी कि क्वालिटी के ऊपर, कि आइटम्स की क्वालिटी जो बिडर ने कोड की है वो क्या है। इसलिए लाजमी नहीं कि अगर आपकी प्राइस कम है तो आपको काम मिलेगा, आपकी स्पेसिफिकेशंस और आपकी आइटम्स की क्वालिटी की भी जांच पड़ताल की जाती है। व्यूअर्स, यहाँ पर RFQ का एक ड्रॉबैक है, कह सकते हैं, जो मेरा नुक्ता नज़र है वो ये है कि RFQ के अंदर भी ज़्यादातर इदारे अपने पुराने वेंडर्स को ही प्रेफर करते हैं। उसकी ये वजह नहीं है कि RFQ के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है या कोई और चीज़ हो सकती है, लेकिन इसमें एक नुक्ता ये है कि वेंडर्स को इसलिए प्रेफर किया जाता है, पुराने वेंडर्स को, कि उनके साथ एक बिजनेस लाइजोन बन चुका होता है, वो इदारे की रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं और इदारे वाले उस वेंडर को भी समझते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि परचेज़ ऑर्डर इशू करने से पहले पहले वो रिक्वेस्ट करते हैं वेंडर को कि हमें आप सामान प्रोवाइड कर दें, हम आपको अगले 2 से 3 दिन में परचेज़ ऑर्डर इशू कर देंगे। तो इसलिए ज़्यादातर यही होता है कि पुराने वेंडर्स को प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना। जो इदारे के पुराने वेंडर्स हैं वो भी किसी वक्त उनके नए वेंडर थे, यानी कि जैसे आप हैं वैसे वो भी किसी टाइम पे नए वेंडर थे। जब आप इंटर होंगे 1 से 2, 3 से 4 आप RFQ करेंगे तो किसी ना किसी जगह पर आपको लाजमी इनवाइट किया जाएगा, आपको लाजमी मौका दिया जाएगा बिड करने का, सप्लाई करने का, और आपको वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। तो वही लम्हा होगा जिस वक्त आप अपनी एंट्री करेंगे। लाजमी नहीं है व्यूअर्स कि आप हर RFQ के अंदर स्टार्ट में आप प्रॉफिट गेन करें। आप रेटो रेट, जिसे हम कहते हैं, आप अपना सामान को दें, आप बिज़नेस रिलेशन बनाएं, 2 से 3 वर्क ऑर्डर आप करें। इस तरह से आपको इदारे में घुसने का, इदारे में इन होने का मौका मिलेगा, और आप उसके बाद जितने चाहें RFQ कर सकते हैं। आपके सामने पूरा पाकिस्तान है, आप जहां पर चाहें आप टेंडर कर सकते हैं, और यही वो लम्हा होगा जहां से आप सीखेंगे अपनी स्किल्स को, अपनी परचेजिंग स्किल्स को, प्रोक्योरमेंट स्किल्स को, और आपको पता चलेगा कि आपने अपने सामान को कैसे डिलीवर करना है,
آپ نے پروکیورمنٹ آفیسرز کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، ان کے ساتھ آپ نے کیسے لانگ ٹرم بزنس ریلیشن ڈیولپ کرنے ہیں، آپ نے اکاؤنٹ آفس سے کیسے اپنی پیمنٹ کو نکلوانا ہے، آپ نے کیسے اپنی بلنگ کرنی ہے، آپ نے کیسے اپنے ٹیکسز کو جمع کروانا ہے۔ اسی طریقے سے آپ سیکھیں گے اپنے کانٹریکٹرشپ کی لائف کو، اور یہیں سے آپ کے راستے کھلیں گے ایک بڑا بزنس مین، ایک بڑا کانٹریکٹر بننے کے۔ یہاں پر ویورز اسی بات کو میں دوبارہ دہراؤں گا کہ آپ نے RFQ کے اوپر اکتفا نہیں کرنا۔ جو بڈر ریکویسٹ فار کوٹیشن یا چھوٹے چھوٹے ٹینڈرز کرتا ہے وہ کبھی بھی بڑا بزنس مین نہیں بن سکتا، وہ کبھی بھی اونچی اڑان نہیں اڑ سکتا، کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی مارکیٹ کے، پروکیورمنٹ آفس کے، مارکیٹ کے اور اداروں کے چکر لگاتے رہنے ہیں، اور اس کا ٹائم، اس کے ریسورسز، اس کا وقت، اس کی صحت، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے صرف انہی چکروں کے اندر۔ آپ نے ایکسپیرینس گین کرنے کے بعد ٹیبل کرسی رکھ کے آپ نے سوچنا ہے، آپ نے بڑے ٹینڈرز کرنے ہیں اور آپ نے ان میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، کیونکہ جتنے بڑے آپ ٹینڈرز کریں گے آپ اتنا زیادہ پروفٹ کمائیں گے، جتنے چھوٹے آپ ٹینڈر کریں گے اتنا کم لو لیول آپ کو انکم حاصل ہوگا، اور وہ انکم ایسا ہوگا کہ آپ بمشکل اپنے آفس کے، اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کر سکیں گے۔ جتنا بڑا کام اتنا بڑا پروفٹ، جتنا بڑا رسک اتنا بڑا پروفٹ۔ آپ نے RFQ کے اوپر نہیں رہنا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ آپ جب آپ ٹینڈرز کریں تو اس کے اندر کچھ چیزیں آپ کو ایسی نظر آتی ہیں، کچھ آپ کو RFQ ایسے نظر آئیں گے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو میرے ودن 2 days کا یا میرے 1 دن کا کام ہے، یا میں ادھر لیپ ٹاپ کے اوپر کمپیوٹر پر بیٹھے بیٹھے اس کے ریٹ میں کوٹ کر سکتا ہوں، مجھے مارکیٹ میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو کریں آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے ریکویسٹ فار کوٹیشن پیٹی پرچیز کو آپ نے لازمی نہیں کہ آپ اس کو کرتے رہیں، آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ آپ آئیں سنگل سٹیج 1 انویلپ کے اوپر، سنگل سٹیج 2 انویلپ کے اوپر، آپ ملینز کے کام کریں، آپ بڑے کاموں کے اندر آئیں۔ تو اس لیے RFQ پیٹی پرچیز کو نئے وینڈرز نے صرف اور صرف ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے کرنا ہے۔ آپ کو ایکسپیرینس آ جائے، آپ کو تجربہ آ جائے، آپ اپنے آپ میں سکلز ڈیولپ کر لیں، آپ اپنی ٹیم بنا لیں، پھر آپ بیٹھ کے آپ بڑے ٹینڈر کریں۔ اور تو ویورز یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، پیٹی پرچیز اور RFQ کا ڈفرنس، ان کو کرنے اور نہ کرنے کی باتیں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ RFQ اور پیٹی پرچیز کب تک کرنا ہے اور کب اس کو چھوڑنا ہے۔ امید ہے آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ ساتھ رہیے گا، اور لائف کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں۔ اللہ حافظ۔